स्टार्ट करेंगे हम भाग 2 चैप्टर नंबर 2। ध्यान देना, 3 चैप्टर की थियरी लेनी है तो आप ध्यान देना। पेज नंबर 64, पेज नंबर 64 फास्ट। यादृच्छिक चल क्या है? यादृच्छिक चल क्या है तो मैं ध्यान देना। ધારો કે एक यादृच्छिक प्रयोगનો निर्दर्श अवकाश यू છે। जब तुम कोई प्रयोग करोगे तो उसका ऑप्शन क्या है? यू है। तो यू ना दरेक घटक हमेशा संख्यात्मक होवा जरूर નથી, છતાં પણ આપણે દરેક ઘટના માટે કોઈ ચોક્કસ સંખ્યા ફાળવવા ઈચ્છીએ છીએ। तो अब देखो यहाँ से इसकी व्याख्या चालू थी। यू ना दरेक घटक ने वास्तविक अंडरलाइन, वास्तविक अंडरलाइन एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। યુના દરેક ઘટકને વાસ્તવિક સંખ્યા સાથે સાંકળતા વિધેયને यादृच्छिक चल કહેવામાં આવે છે। એમ થિયરી हो गई यादृच्छिक चल की व्याख्या क्या है? તેને સંકેતમાં x વડે દર્શાવવામાં આવે છે। एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि यादृच्छिक चल को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो x वड़े दर्शावવામાં આવે છે। उदाहरण देखो, दाखला तरीके एक सिक्का ने त्रण सिक्का ने उछाड़ता छाप मळे। कोई एक शहर में एक अठवाडिया दरमियान थता अकस्मातनी संख्या, कोई एक व्यक्तिनु वजन, कोई चौक्कस स्थळनु दरमियान महत्वनु तापमान। तो ये सब तुम्हारे यादृच्छिक चल के क्या है? उदाहरण है। तो क्या बताए कि जब भी तुम कोई एक्सपेरिमेंट करोगे, जब भी तुम कोई एक जात का तुम प्रयोग करोगे तो वो प्रयोग के जो भी घटक आएंगे, जो भी घटना आएगी, उसको तुम वास्तविक यानी नंबर्स में, वास्तविक संख्या में लाओगे। तो जो वास्तविक संख्या में, वास्तविक संख्या का मतलब नंबर्स में कि भाई 0.96, 0.98, 1/5, 1/92। तो जब तुम कोई प्रयोग करते हो तो उसकी संख्या को, वो यादृच्छिक चल को तुम संख्या में लेके आते हो तो उसको यादृच्छिक चल बोला जाता है। क्लियर? अब कंटिन्यू करेंगे कि यादृच्छिक चल दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। असतत यादृच्छिक चल और सतत यादृच्छिक चल। असतत यादृच्छिक चल और सतत यादृच्छिक चल। याद रखना, 3 मार्क का प्रश्न निकल सकता है भाई ये चैप्टर से, 2 मार्क में भी आ सकता है और विकल्प एक वाक्य तो मैं बता रहा हूँ वही है। तो असतत क्या है कि जो यादृच्छिक चल x वास्तविक संख्या गणनी शांत संख्या हो। शांत, शांत का मतलब वो संख्या जिसको तुम आसानी से गिन सकते हो, अथवा गणीय अनंत कीमत हो, यानी ऐसी कीमत अनंत हो मगर जिसको तुम गिन सकते हो, तो तेम होवा चलने असतत यादृच्छिक चल तरीके कहेवामां आवे छे। असतत का मतलब क्या हुआ? तो असतत यादृच्छिक चल वो चल है जिसकी संख्या को तुम गिन सकते हो, शांत होती है। एमसीक्यू में आ सकता है केवी संख्या हो? शांत संख्या हो, अथवा गणीय अनंत कीमत यानी जिसको तुम गिन सकते हो। देखो दाखला तरीके के 6 ईंडा वाला एक बॉक्स माथी भागी गयेला इंडिया संख्या। सीधी बात है, तुमको एक डब्बा दिया है जिसमें 6 अंडे, 6 अंडे में से बोला इसमें से कितने अंडे टूटे हुए, तो तुम आसानी से गिन सकते हो। या तो 1 टूटा होगा, या तो 2 टूटे हो गए, या तो 3 टूटे हो गए, या तो 4 टूटे हो गए, या तो 5 टूटे हो गए, या तो 6। 6 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है, 6 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। क्लियर? उसके बाद आगे बढ़ते हम, आगे बढ़ते हम। दूसरा उदाहरण क्या दिया है कि धारो के एक बॉक्स में एक काला रंगनो अने 2 सफेद रंगना दाड़ा छे। बोले तो धारो के काला रंग ने दड़ा ने बी अने सफेद रंगना दड़ा ने W1 W2 तरीके दर्शाववामां आवे। तो सीधी बात है कि इसका मतलब एक ज चीज होता है। असतत का मतलब उदाहरण बता रहा हूं, इसके दाखले तो नहीं है मगर थियरी आ सकती है। तो असतत यादृच्छिक चल वो चल होता है जिसकी तुम्हारी संख्या गिन सकते हो। क्लियर? अब आगे बढ़ेंगे सतत यादृच्छिक चल। तो देखो पहला प्रश्न ऐसा आ सकता है कि यादृच्छिक चल की व्याख्या लिखो, या तो यादृच्छिक चल के उदाहरण दो, या तो टुकनोद आ सकती है। यादृच्छिक चल टुकनोद लिखो यादृच्छिक चल। तो अगर टुकनोद 2 मार्क में 3 मार्क में आती है तो आपको यादृच्छिक चल के प्रकार भी बताना है। एक है असतत, एक है सतत। तो सतत का मतलब क्या होता है? तो जे चल वास्तविक संख्या में अथवा आर
कोई अंतराल में कोई पण कीमत धारण करी सके। याद रखो वहां पे किसी की शांत कीमत थी, यानी वो कीमत जिसको तुम गिन सकते हो उसको बोलते थे असतत। सतत में क्या बताया कि कोई पण कीमत धारण करी सके, कोई पण कीमत, कोई भी कीमत धार लेगी तो उसको बोला जाएगा सतत यादृच्छिक चल। क्लियर? पेज नंबर 80। जितना बता रहा हूं उतना ही आपको पढ़ना है इस साल के लिए। पेज नंबर 80, बर्नौली प्रयत्न, प्रश्न नंबर 2। याद रखना ये चैप्टर से 3 प्रश्न आपको लर्न करने हैं। एक हमने देखा यादृच्छिक चल और उसका प्रकार। दूसरा सवाल आता है बर्नौली प्रयत्नों अने तेना गुणधर्मो। बर्नौली प्रयत्नों अने तेना गुणधर्मो, ये मोस्ट आईएमपी। और एक मार्क में ऐसा भी पूछ सकते कि बर्नौली प्रयत्ननी व्याख्या दर्शाओ, व्याख्या लिखो। तो बर्नौली प्रयत्न क्या है? धारो के एक द्विधी विकल्प वाला यादृच्छिक प्रयोगना बे शक्य परिणामों। याद रखना कि जब भी तुम कोई विकल्प वाला प्रयोग करोगे, जब भी तुम कोई प्रयोग करोगे तो कितने विकल्प की शक्यता है? 2। एक को बोलेंगे सफलता जिसको अपने बोलते थे P, दूसरा होगा निष्फलता जिसको हम बोलते थे Q। यानी क्या बताया कि जब भी तुम कोई प्रयोग करोगे तो 2 ही परिणाम होंगे, या तो सफलता या तो निष्फलता। एमसीक्यू में पूछ सकते हैं सफलता को एस वड़े दर्शाया जाता है, निष्फलता को एफ वड़े। एस मीन्स पी, एफ मीन्स क्यू। जो आ प्रयोग नो समान, याद रखना, यानी बार बार परिस्थिति हेतर करवामां आवे तो दरेक प्रयत्न ने सफलतानी संभावना पी 0 ओछा पी ओछा 1 अचल हो। यानी जब भी तुम यह प्रयोग करोगे कोई यादृच्छिक चल का तो उसकी संभावना तुम्हारी 0 और 1 के बीच में ही आएगी। किसके बीच में? 0 और 1 के बीच में आएगी। तो आवा प्रयत्नों ने बर्नौली प्रयत्नों तरीके ओळखवामां आवे छे। समझ में आया? वापिस रिपीट करता हूं कि धारो के जब भी तुम कोई प्रयोग करोगे तो प्रयोग के 2 ही परिणाम होंगे, सफलता या तो निष्फलता। अब जैसे ही ये आप इसको रिपीट करते रहोगे तो इसकी संभावना 0 और 1 के बीच में होगी। तो ऐसे प्रयत्नों को बर्नौली प्रयत्न तरीके ओळखवामां आवे छे। बर्नौली प्रयत्नना गुणधर्मो, तो याद रखना कुछ अग्रणी जो व्याख्या पड़ी वही गुणधर्मो है। दरेक बर्नौली प्रयत्न ने मळती सफलतानी संभावना अचल हो। एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि बर्नौली प्रयत्न ने मळती सफलता केवी होय, तो बर्नौली प्रयत्नों ने मळती सफलता अचल हो। अचल का मतलब कांस्टेंट। एमसीक्यू में याद रखना, इसके लिए बोला पेन और पेंसिल लेके बैठना। बर्नौली प्रयत्नों परस्पर निरपेक्ष है, परस्पर निरपेक्ष है, परस्पर निरपेक्ष है, बराबर परस्पर निरपेक्ष है, परस्पर निरपेक्ष है। निरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि एक प्रयत्न ने मळती सफलता के निष्फलता तेनी अगाउना प्रयत्न मळे सफलता के निष्फलता पर आधारित नहीं। निरपेक्ष का मतलब वही होता है कि वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहता, निर्भर रहता नहीं। इसको तुम बोलेंगे इंडिपेंडेंट। परस्पर निरपेक्ष का मतलब कि जब भी तुम कोई प्रयोग करोगे, जब भी तुम कोई बर्नौली प्रयत्न करोगे तो उसके जितने भी प्रयत्न होते हैं वो परस्पर निरपेक्ष होते हैं। इसका मतलब कि उसका पिछले वाले प्रयत्न से कुछ क्या कहते हैं समानता या तो निर्भरता रहती नहीं है। ये भी एमसीक्यू पूछ सकता है कि बर्नौली प्रयत्नों केवा सापेक्ष है, तो बर्नौली प्रयत्नों परस्पर निरपेक्ष है। गुणधर्म नंबर 3, सफलता और निष्फलता बन्ने परस्पर निवारक और निशेष घटना है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर Q ढूंढना हो तो 1 - P, और अगर P ढूंढना हो तो 1 - Q। Q ढूंढना हो तो 1 - P और P ढूंढना हो तो 1 - Q। अगर 3 मार्क का प्रश्न आता है गुणधर्म तो आपको 3 गुणधर्म लिखने, 5-6 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके गुणधर्म 3 है। क्लियर क्लियर क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। छिल्ला प्रश्न ये चैप्टर का, द्विपदी संभावना वितरण। ये भी 1 मार्क में पूछ सकते हैं। द्विपदी संभावना वितरण क्या है? तो धारो के n प्रयत्नों में मळती सफलता S અને નિષ્ફળતા F ની શ્રેણીમાં મળતી
सफलतानी संख्या ने एक्स वडे दर्शावीशुं। ऑलरेडी मैंने बता दिया था। तो एक्स ने द्विपदी यादृच्छिक चल कहेवामां आवे छे। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा यादृच्छिक चल बोलते हैं। तथा शांत गण यानी 0 1 2 3 में से कोई भी एक कीमत ले ली और उसके ये सूत्र के तरीके हमने दर्शा दिया। क्या सूत्र था तो ये भी हमने पढ़ा था। पी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन सी एक्स इंटू पी ऑफ एक्स इंटू क्यू एन माइनस एक्स। क्लियर। तो आ संभावना वितरण ने द्विपदी वितरण संभावना वितरण तरीके ओळखवामां आवे छे। क्लियर। ये पूछ सकते, ये प्रश्न नंबर 3 हुआ। छेल्ला टॉपिक इसी में आता है कि द्विपदी वितरण ना गुणधर्मो लखो। तो ऑलरेडी मैंने जब प्रैक्टिकल का लेक्चर आपको अपलोड किया था तो उसमें ऑलरेडी बताया था कि देखो इसमें से विकल्प भी बनते हैं, एक वाक्य भी बनते हैं और थियरी प्रश्न भी बनता है कि द्विपदी वितरण असतत वितरण छे। कौन सा वितरण है? असतत। एन अने पी प्राचल छे। प्राचल का मतलब ऑप्शन क्या है, इसके बिना ये दाखला पॉसिबल नहीं है। द्विपदी वितरण में मध्यक ने एनपी, विचरण ने एनपीक्यू और प्रामाणिक विचलन ने रूट एनपीक्यू तरीके ओळखवामां आवे छे। 5वां पॉइंट, द्विपदी वितरण, ये एमसीक्यू में पूछ सकते, बोला ना कि इसमें से एमसीक्यू बनेंगे ही कि द्विपदी वितरण में मध्यक हमेशा विचरण से बड़ा होगा। मध्यक ए विचरण करता हमेशा मोटो होय, यानी मध्यक की कीमत विचरण की संभावना में हमेशा बड़ी होगी। अगर तुम्हारा P 0.5 से, यहाँ पे लिख दे जो 1/2 का मतलब 0.5, अगर तुम्हारी संभावना 0.5 से छोटी है तो इसको धन विषमता बोलते। क्या बोलते? धन विषमता बोलते। अगर तुम्हारी संभावना 0.5 से बड़ी है, 0.5 से बड़ी है तो इसको ऋण विषमता बोलते। अगर तुम्हारी संभावना 0.5 के बराबर है तो इसको शून्य विषमता बोलते। कौन सी विषमता? शून्य। इसको सम्मित बोला जाता है। इसके दाखले मैंने कराए थे कि जारे सम्मित कीधुं है ते वखते तमारा P बराबर 1/2 होय और Q पण 1/2 होय। लिख लो, लिखना हो तो, कि जब सम्मित होगा तो P भी 0.5 होगा, Q भी 0.5 होगा। तो कोरोना के हिसाब से तुम्हारे बोर्ड में ये चैप्टर से ये 3 प्रश्न में से पूछ सकते। 2 मार्क का प्रश्न विकल्प, 1 वाक्य या 3 मार्क में थियरी। कौन से थे तो वापिस फटाफट लिख लो कि भाई पहला प्रश्न था तुम्हारा यादृच्छिक चल कौन सा है? असतत ने सतत। उसके बाद देखा बर्नौली प्रयत्नों और गुणधर्मों। और तीसरा प्रश्न हमने देखा द्विपदी वितरण और तेना गुणधर्मों। तो ये तुम्हारा चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब पेज नंबर 101 चैप्टर नंबर 3 प्रामाण्य वितरण बराबर है। इसके अंदर भी देखो बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क के 2 दाखले हैं। वो तो मैंने ऑलरेडी आपको ऑनलाइन लेक्चर में बता दिए, दाखले सॉल्यूशन भी दे दिए मैंने पीडीएफ बना के। 2 विकल्प आएंगे, 2 एक वाक्य आएंगे। तो ध्यान देना, चौपड़ी लेके बैठना, मैं टिक कराते जा रहा हूँ। प्रामाण्य वितरण सतत यादृच्छिक चल है। याद रखना, लिख लो अंडरलाइन। जितना बता रहा हूं उतना ही करना है। कौन सा यादृच्छिक चल है? सतत यादृच्छिक चल है। अब परीक्षा में पूछ सकता है संभावना घटकीय विधेय, 1 मार्क में पूछा जा सकता है संभावना घटकीय विधेय क्या है? तो f(x) बराबर 1/(सिग्मा) रूट में 2 1/(सिग्मा) रूट में 2 गुणिया e इंटू -1/2 x माइनस (सिग्मा) कौंस के बाहर स्क्वायर। ये तुम्हारा हो गया संभावना घटकीय विधेय, जहां पे म्यू का मतलब मध्यक होता है, सिग्मा का मतलब प्रामाणिक विचलन होता है। क्लियर क्लियर क्लियर। ये भी पूछ सकते, अंडरलाइन करो। अप्रामाण्य चल x ना वितरण ने प्रामाण्य वितरण कहे छे અને તેને સંકેતમાં n ब्रैकेट में म्यू सिग्मा स्क्वायर કહેવામાં આવે છે। पूछ सकते 1 मार्क में કે संभावना प्रामाण्य वितरण ने संकेत में शू कहेवामां आवे छे। 1 मार्क में ये पूछ सकते हैं।
पेज नंबर 102, ये प्रश्न नंबर 2 आया तुम्हारा। प्रामाणिक प्रामाण्य चलनी व्याख्या लिखो। 2020 के अंदर बोर्ड में ये 1 मार्क में पूछा हुआ प्रश्न था। प्रामाण्य प्रामाणित प्रामाण्य चलनी व्याख्या लिखो। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो प्रैक्टिकल करते वही लिखना है। जो प्रामाण्य यादृच्छिक चल x નો મધ્યક म्यू અને પ્રામાણિક વિચલન સિગ્મા હોય તો યાદૃચ્છિક ચલ બરાબર x માઇનસ મ્યુ ના છેદમાં સિગ્મા ને પ્રામાણિક પ્રામાણ્ય ચલ કહેવામાં આવે છે। પ્રામાણ્ય ચલ કહેવામાં આવે છે। MCQ के लिए टिक करो। प्रामाणिक चलનું મધ્યક શૂન્ય હોય, प्रामाणिक चलનું મધ્યક શૂન્ય હોય અને प्रामाणिक विचलन 1 હોય। प्रामाणिक विचलन 1 હોય। 100% विकल्प में MCQ में आ सकता है। क्लियर? ये तुम्हारा प्रश्न नंबर 2 था। पहला था संभावना घटकीय विधेय, दूसरा था प्रामाणिक प्रामाण्य चल। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन आता है द्विपदी वितरण ना प्रामाण्य वितरण ना गुणधर्मो। पेज नंबर 109, पेज नंबर 109। ऑलरेडी ये भी मैंने प्रैक्टिकल में पढ़ा दिया है आपको। नहीं, इसमें से तुम्हारे को दाखले भी बताए थे मैंने, कहा इसमें से दाखले आ सकते थे। याद रखना, कंफ्यूजन मत होना। देखो पहला गुणधर्म में क्या बोलता है, प्रामाण्य वितरण सतत यादृच्छिक चल है। कौन सा यादृच्छिक चल है? सतत यादृच्छिक चल है। द्विपदी वितरण असतत यादृच्छिक चल है। द्विपदी वितरण असतत यादृच्छिक चलता है। प्रामाण्य वितरण सतल। याद रखना MCQ में। गुणधर्म नंबर 2, म्यू અને सिग्मा प्राचल छे। वहां पे क्या था, एन और पी। तो मिक्सअप मत करना, क्योंकि ये चैप्टर से भी 2 विकल्प है, आगे वाले चैप्टर से भी विकल्प है। ये चैप्टर से 2 एक वाक्य, आगे वाले चैप्टर से 1 वाक्य है। तो परीक्षा में कंफ्यूजन मत करना द्विपदी वितरण ने प्रामाण्य वितरण में। उसके बाद यहाँ पे म्यू सापेक्ष सम्मीत है, सापेक्ष सम्मीत है बराबर। वहां पे p बराबर 1 ना छेद में 0.5 होता था। p बराबर 0.5 होता था, तो उसको अपने सम्मीत बोलते थे। અને વિષમતા शून्य છે। विषमता केवी છે? प्रामाण्य वितरण में शून्य। फिर प्रामाण्य वितरण में मध्यक बराबर मध्यस्थ बराबर बहुलक सरखा होता है। एम म्यू बराबर एम बराबर एमओ। 5मा आ वितरण में चतुर्थको मध्यस्थी समान अंतरे है। इसका मतलब मैंने बताया Q3 माइनस एम करो कि एम माइनस Q1 करो, दोनों का मतलब 1 होता है। उसके बाद ये भी बताया कि संपूर्ण घंटाकार है। उसके बाद ये भी पता था कि भाई एक्स अक्ष के नीचे कभी भी जो तुम्हारी लिटी आती है, जो कभी भी एक्स अक्ष को टच नहीं करेगी। उसके बाद अगर आपको Q1 ढूंढना है तो क्या सूत्र था, म्यू माइनस 0.675 सिग्मा, और Q3 ढूंढना है तो म्यू प्लस 0.675 सिग्मा। चतुर्थ विचलन बराबर 2/3 सिग्मा। सरेराश विचलन का मतलब 4/5 सिग्मा। ये सब तो प्रैक्टिकल में तुमने देखा हुआ है। इसमें से MCQ बनते हैं कि अखा प्रामाण्य वक्र का कुल क्षेत्रफल 1 होता है। याद रखना, पूरा क्षेत्रफल यानी जो अपने घंटा आकार बनाते थे उसका अखा क्षेत्रफल 1 होता है। अगर तुम डाबी बाजू की बात करते हो तो डाबी बाजू 0.5 ने जमनी बाजू 0.5 है। देखो मैं एक उदाहरण के तौर पे बताऊं कि देखो यहाँ पे तुम जब बात करोगे ना, तो जो ये लिटी के इधर का भाग है ना, ये 0.5 है, इधर का भाग 0.5 है ना। अखा इसका क्षेत्रफल कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। उसके बाद अगर तुम्हारी रेखा म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा होता है तो इसका क्षेत्रफल 0.6826 होगा। अगर टका में पूछे तो 68.26, 68.26। अगर तुम्हारी रेखा म्यू माइनस 2 सिग्मा और म्यू प्लस 2 सिग्मा होती है तो इसका क्षेत्रफल 0.9545 होता है। टका में पूछे तो 95.45। अगर तुम्हारी रेखा म्यू माइनस 3 सिग्मा और म्यू प्लस 3 सिग्मा है तो इसका क्षेत्रफल 0.9973 होगा, यानी 99.73%। अगर तुम्हारी रेखा म्यू माइनस 1.96 सिग्मा और म्यू प्लस 1.96 सिग्मा है तो इसका क्षेत्रफल 0.95 होगा। अगर तुम्हारी रेखा म्यू माइनस 2.575 सिग्मा और म्यू प्लस 2.575 सिग्मा हो तो इसका क्षेत्रफल 0.99 होगा। तो ये तुम्हारा
ये चैप्टर के भी जितने भी प्रश्न थे इससे ज्यादा आपको थियरी लर्न करनी नहीं है। चैप्टर नंबर 3 के अंदर संभावना घटक के विधेय क्या है, प्रामाणिक प्रामाणिक अचल क्या है, और प्रामाणिक वितरणना गुणधर्मों कर लो तो सब पद ज्ञान। जितना मैंने बताया है उतना आपको एमसीक्यू के लिए भी याद करना पड़ेगा। क्लियर। अब जाते हैं हम चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 142। पेज नंबर 142 टेक्स्ट बुक लेके ही बैठना है आपको, पेज नंबर 142। तो ये चैप्टर से आपको सिर्फ 5 प्रश्न याद रखने हैं। नहीं याद रखना, ये 5 में से 100%, 100, 1-2 टका नहीं बोलता, बोर्ड में 100%, 100%, 2 मार्क का एक प्रश्न आएगा 5 में से। कदाच तुम्हारा नसीब गंदा हुआ तो विकल्प भी आ गया यही 5 प्रश्न में से, 1 मार्क का एक वाक्य भी यहाँ से आ जाएगा ना। नसीब बहुत गंदे हुए तो 2-2 मार्क के दोनों प्रश्न थियरी 5 में से ही आएंगे। अगर दोनों 2 प्रश्न वो लोग थियरी पूछते ये चैप्टर से, जूने सिलेबस में पूछ चुके वो लोग, तो अगर दोनों 2 थियरी पूछते तो जो 5 प्रश्न बता रहा हूँ वो 5 में से ही 2 प्रश्न या यानी समझ लो 5 में से 1 प्रश्न तो उनको थियरी में 100% मिलेगा। तो पहले आती है व्याख्या। तो व्याख्या हमको सिर्फ 3 व्याख्या लर्न करनी है। कितनी? 3। पहली आती है वास्तविक रेखा, दूसरा आता अंतराल। अब अंतराल तो 3 ही, अंतराल के सब प्रकार जो दिए ना, अंतराल के प्रकार दिए। तो वास्तविक रेखा क्या है? तो जे रेखाना बिंदुओं, जे रेखाना बिंदुओं वास्तविक संख्या हो, वास्तविक का मतलब वाकई में नंबर हो, तेवी रेखाने वास्तविक रेखा अथवा वास्तविक संख्या रेखा कहेवामां आवे छे। इसकी व्याख्या लर्न करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो नाम है वही उसकी व्याख्या है कि जे रेखाना बिंदुओं वास्तविक संख्या हो, यानी जिसकी संख्या वाकई में नंबर्स में आती हो तो उसको वास्तविक रेखा बोला जाता है। क्लियर। उसके बाद आता है अंतराल। तो अंतराल का मतलब क्या होता है? 2 वास्तविक रेखा के बीच की संख्या। जो कोईपण बे वास्तविक संख्याओनी वच्चेनी वास्तविक संख्या, यानी कोई भी 2 संख्या के बीच की जितनी भी संख्या आ गई उसको अंतराल कहा जाता है। अब अंतराल 4 प्रकार का, संयुक्त अंतराल, विभुक्त अंतराल, संयुक्त विभुक्त अंतराल ने विभुक्त संयुक्त अंतराल, बराबर है। 4 प्रकार के अंतराल ये सब इसके अंदर। इसमें तुमको लर्न नहीं करना है। देखो मैं जो आपको देसी मेथड बता रहा हूँ वो समझो। अगर तुमने संयुक्त अंतराल लर्न कर लिया तो ऑटोमेटिक तुमको, इसके लिए बोला कि ये चैप्टर में तुम्हारी 3 प्रश्न थियरी के, कितने प्रश्न थियरी के? 3 प्रश्न थियरी है। ये तीनों 3 प्रश्न आपको इजी लगेंगे। क्लियर। तो देखो संयुक्त अंतराल की व्याख्या क्या है कि जो मैं ये बताऊंगा ना वही सबकी व्याख्या है। जो A belong to R, B is belong to R यानी एलिमेंट, અને A is less than B ની સંખ્યાઓમાં, 2 સંખ્યા A is less than B ની સંખ્યાઓમાં A અને B તથા A અને B વચ્ચેની તમામ વાસ્તવિક સંખ્યાઓને ગણને, બસ ये અંડરલાઈન कर लो, સંયુક્ત અંતરાલ કહેવામાં આવે છે। શું કહેવામાં આવે છે? संयुक्त। वच्चेनी तमाम वास्तविक संख्या, यानी ए और बी के अंदर जितनी भी संख्या आ गई ए और बीच के अंदर उसको संयुक्त अंतराल कहा जाता है। इसको कैसा दर्शाया जाता है? ये ब्रैकेट के तौर पर अंडरलाइन कर दो, बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं। दूसरा आता है विभुक्त। तो कुछ जरूरत नहीं है, देखो ऊपर वाली व्याख्या में इसमें कोई फर्क नहीं है। जो ए बिलोंग टू आर, बी बिलोंग टू आर, ए इज लेस देन बी, तो ए અને बी ने नहीं समावती, बराबर। यहाँ पे क्या था? ए और बी के बीच वाली। यहाँ पे क्या बोला? ए અને बीच नहीं समावती, परंतु ए અને बी ने वच्चेनी तमाम संख्या ने विभुक्त अंतराल कहेवामां आवे छे। इसको कैसे दर्शाया जाता है? ओपन ब्रैकेट से, देखो लो। क्लियर। तीसरा आता है संयुक्त विभुक्त अंतराल। तो कुछ जरूरत नहीं, इसका मतलब क्या होगा कि एक छेड़ा खुला होगा एक छेड़ा बंद होगा। देखो डेफिनेशन वही है। जो A belong to R, B belong to R and A is less than B, तो A ने समावती, यानी ऊपर वाले जैसा A ने समावती परंतु B ने नहीं समावती, तथा A અને B વચ્ચેની તમામ સંખ્યાને સંયુक्त विवृत्त अंतराल કહેવામાં આવે છે। देख लो, समावती का मतलब बड़ा ब्रैकेट, नहीं समावती का मतलब छोटा ब्रैकेट। क्लियर। चौथा आता है विवृत्त अंतराल, विवृत्त संवाद। इसके अंदर क्या होगा? वापिस वही व्याख्या, ए बिलोंग टू आर,
B बिलोंग टू R, A इज लेस देन B, तो A ने नहीं समावती, वहां पे क्या था, A में समावती, यहाँ पे A में नहीं समावती, પરંતુ B ने समावती તમામ સંખ્યાઓને વિવૃત અંતરાલ કહેવામાં આવે છે. બસ બ્રેકેટ લર્ન कर लो. એને बोला ने एक तीन व्याख्या हुई, एक हुई तुम्हारी वास्तविक संख्या, एक हुई तुम्हारी अंतराल, ने उसके बाद तुम्हारी हुई संयुक्त अंतराल, क्योंकि संयुक्त अंक करोगे तो ऑटोमेटिक चारों चार लर्न हो जाएंगे. तुम्हारा पहला प्रश्न अवर हुआ व्याख्या, पहला प्रश्न अवर हुआ व्याख्या. अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न आता है मोस्ट आईएमपी, 99% एमपी लिख लो, 99.99% 2021 में ये प्रश्न 3 मार्क में आएगा. ए नो डेल्टा सामीप्य, उसके पहले ये भी ठीक कर लो एमसीक्यू में. धारो के ए इज एलिमेंट ऑफ आर छे तो ए ने समावता विभुत अंतराल ने ए नु सामीप्य कहेवामां आवे छे. पूछ सकते કે ભાઈ ये एमसीक्यू में पूछ सकते શું કહેવામાં આવે છે, એ બિલોંગ ટુ આર છે અને એનો સમાવતા વિભુત અંતરાલને શું કહેવામાં આવે છે, તો સામીપ્ય. प्रश्न नंबर 2, ए नो डेल्टा सामीप्य दर्शाओ. या तो 2 मार्क का प्रश्न आता है, टूक नोट लखो, तो कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है. जो ए बिलोंग टू आर અને डेल्टा ए अऋण, अऋण का मतलब नॉन नेगेटिव, अपने आप पे धन नहीं लिख सकते. अऋण का मतलब क्या हुआ, जो माइनस में नहीं आता, यानी अपनी भाषा में धन है, पॉजिटिव है, पर यहाँ लिखना क्या अपनों को अऋण. जो ए बिलोंग टू आर અને डेल्टा ए अऋण वास्तविक संख्या होय, अऋण वास्तविक संख्या होय तो विभुत अंतराल, अंतराल क्या था, ए माइनस डेल्टा અને એ પ્લસ ડેલ્ટા ને એ નું डेल्टा सामीप्य કહેવામાં આવે છે અને તેને આપનો કો સૂત્ર માલુમ है सामीप्य का n a डेल्टा વડે દર્શાવવામાં આવે છે. ક્લિયર, ए નું सामीप्य खबर पड़ी. अब सेम व्याख्या, तुम चोपड़ी को ध्यान देना, पेज नंबर 145 पे जा रहा हूं. सेम व्याख्या, खाली एक शब्द बदलाता है. प्रश्न नंबर 3, ए નું छिद्रित डेल्टा सामीप्य. देखो वहां पे क्या था, एनो डेल्टा, एनो छिद्रित. देखो तो फर्क क्या हुआ, सेम व्याख्या. चेक करना तो तुम आगे वाली व्याख्या खोल के बैठो, खबर पड़ जाएगी. जो ए बिलोंग टू आर અને डेल्टा ए अऋण वास्तविक संख्या होय અને अंतराल बराबर ए माइनस डेल्टा અને ए प्लस डेल्टा, खाली ज्यादा क्या गया, माइनस ए, सिर्फ ये शब्द ज्यादा गया ने ए નું छिद्रित सामीप्य કહેવામાં આવે છે અને તેને सामीप्य स्वरूप क्या था, एन ए डेल्टा, तो इसको क्या हो जाएगा, एन स्टार ए डेल्टा वड़े दर्शावવામાં આવે છે. क्लियर, ये तुम्हारा प्रश्न नंबर 3 हुआ. पेज नंबर 146, लास्ट प्रश्न पद गया तुम्हारा चैप्टर नंबर 4. एक्स बिलोंग टू ए नो अर्थ, सबसे इजी है. अब देखो ये चौथा प्रश्न है, इसके नीचे वाला 5वां प्रश्न है. एक्स बिलोंग टू ए चौथा प्रश्न है, एक्स बिलोंग टू 0 आपका 5वां प्रश्न है. तो आपको लर्न करने की जरूरत नहीं, ये लर्न करोगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा. देखो, जो कोई चल एक्स ની કિંમત ઘટાડતા કે વધારતા कोई एक ચોક્કસ संख्या ए ની, આ સવાલ ए है तो हम क्या लिखेंगे, ए ની खूब ज नजीक लावવામાં આવે तो एक्स ए ने अनुलक्षण છે તેમ કહેવાય છે અને તેને एक्स बिलोंग टू ए વડે દર્શાવવામાં આવે છે. अब तुमको चेक करना हो तो चेक कर लो, 0 के अंदर भी वही लिखा है. जो कोई चल x ની ધન કિંમતો, ओके 0 है तो धन, घटाड़ता कि x ની ઋણ કિંમતો यानी माइनस કિંમતો વધારતા, ધન કિંમતો ઘટાડતા અને ઋણ કિંમતો વધારતા 0 ની ખૂબ નજીક લાવવામાં આવે તો x શૂન્યને અનુલક્ષણે છે એમ કહેવાય, તેને x बिलोंग टू 0 વડે દર્શાવવામાં आवे छे. क्लियर, ये तुम्हारे चैप्टर नंबर 5 के जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन थे वो तुम्हारे टोटल क्वेश्चन कवर हो गए. तो यहाँ पे आपको मैंने जितना बताया है उतना ही आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 के अंदर स्टडी 2, 3, 4 में स्टडी करना है. क्लियर.